हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर नागिन साहू। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे यानी साउथ सिटी पीसीएमबी पे कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो को प्लेस कर रहे हैं, जहां पर आपको ये चारों सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने हैं और साथ ही साथ जो हमारी फैकल्टी है वो हर सब्जेक्ट की एक इंडिविजुअल फैकल्टी है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वाले सर बायो भी पढ़ा देंगे। इंडिविजुअल फैकल्टी से आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर की क्वालिटी होगी क्योंकि फैकल्टी बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ आपको कोई इस पे चार्ज नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा। हम इस सेशन में आईसीएससी और आईएससी को लॉन्च कर रहे हैं, यानी सीबीएसई नहीं, हमारा ये आईसीएससी है और आईएससी। और आपको एकेडमिक सीजन का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जिससे एकेडमिक आपके बढ़िया मार्क्स आए, आपका रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया हो। तो हम यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के बढ़िया स्टेप वाइज लेक्चर, साथ ही साथ जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेशन के एंड पे आपको गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपका रिजल्ट बढ़िया रहे। लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए एक चीज करना बेहद जरूरी है और वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, एंड तक वीडियो देखें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। बढ़िया से लेक्चर, ईयर लॉन्ग सीरीज है पूरी हमारी, कोई धोखा देने वाली बात नहीं है कि बीच से बंद हो गया। आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो बस आपका साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज हम अपने 12th की स्टार्टिंग करते हैं और हमारा पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि इसके पहले चैप्टर हमारा हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि काउंसिल ने हमारे रिमूव किया। तो हमारा पहला चैप्टर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ से अपनी जर्नी चालू करेंगे और एंड तक साथ देंगे एक दूसरे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड योर लेक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सवाल आता है, सर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? तो आपको बता दें, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। फ्लावर के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है क्योंकि अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को नहीं जान पाएंगे तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट यानी हम जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, और खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ गई तो सेक्सुअल का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ गैमीट्स, यानी जिस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, वो मेल गैमीट होंगे और फीमेल गैमीट होंगे। तो जब गैमीट्स अगर प्रेजेंट है तो हम ऐसे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और ये केवल फूल देने वाले प्लांट में पाया जाएगा, इसलिए हो गया फ्लावरिंग प्लांट। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि एक फ्लावर में कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैं कहता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दुनिया में रिप्रोडक्शन ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो धरती पर अदर ऑर्गेनिज्म आ ही नहीं पाएंगे। आप अगर फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्शन की देन है, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे फिर एसेक्सुअल हो। विदाउट रिप्रोडक्शन धरती पे कुछ आना नहीं है नया। अगर आप कोई मैंगो खा रहे हैं तो वो भी फर्टिलाइजेशन का नतीजा है। आप अगर पी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो वही फर्टिलाइजेशन की देन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे इस अर्थ का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके थ्रू धरती पर हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की सल्तनत चली आ रही है। उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक प्लांट में कैसे एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, कैसे एक प्लांट में, एक फ्लावर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही होती है, एक छोटे से फूल में हमें पता नहीं चलता है। इस चीज को समझने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है? तो चलिए चालू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को जानना, बिकॉज फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। क्लियर? तो हम आपको लेके चलेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर पे। उसके पहले मैं आपको एक
डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा जिससे आपको डायग्राम क्लियर हो जाए। देखिए एक फ्लावर जो है हमारा, उस फ्लावर के फोर होल होते हैं, फोर होल, नॉर्मल फोर होल्स होते हैं। होल्स का मतलब चक्र, यानी फ्लावर में हर एक चीज होल पे है। पहले एक होल आएगा, इस पे कुछ फ्लावर के स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। सेकेंड होल आएगा, इस होल के यानी सर्कमफ्रेंसेस पे कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। थर्ड होल एंड द लास्ट वन इज फोर्थ होल। फर्स्ट होल को हम नाम देंगे बेटा कैलेक्स। सेकेंड होल विल बी कोरोला एंड थर्ड होल इज एंड्रोसियम and fourth hole will be gynoecium. ये हमारे फोर होल होते हैं। यानी अब मैं आपको फ्लावर दिखाऊंगा, उसके पहले आपके नॉलेज में डाल देता हूं कि जब फ्लावर एक बड कंडीशन पे होता है तो आप देखते हैं, जब एक फ्लावर बड कंडीशन पे है आप देखते हैं बड ग्रीन कलर से कवर्ड होता है। तो जो ग्रीन कलर से कवर्ड पार्ट है, ये ग्रीन कलर से कवर्ड पार्ट को हम कहते हैं कैलेक्स, पूरे को कहते हैं कैलेक्स। लेकिन आप देखते होंगे जैसे हिबिस्कस का फ्लावर देखते हैं गुड़हल का, तो वो कैलेक्स अलग अलग होते हैं एपिकैलेक्स में। तो कैलेक्स की यूनिट होती है सेपल। कैलेक्स की यूनिट क्या है? सेपल। यानी एक कैलेक्स होल था जो कली वाली कंडीशन थी और एक को आपने क्या बोला? सेपल। क्लियर? एक को सेपल बोला। अब आ जाइए, आप उस ग्रीन कलर वाले पार्ट को जैसे रिमूव करेंगे आप देखेंगे कि एक कलरफुल पार्ट आ गया। जो कलरफुल पार्ट आ गया वो होता है बेटा कोरोला, और कोरोला बहुत सारी पंखुड़ियों से बनता है मिलकर। तो पी से पंखुड़ी, पी से पेटल, पी से पंखुड़ी, पी से पेटल, ये पेटल आ गया। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट होल आया जो कि एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोसियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। एंड्रोसियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूनिट क्या है? सबकी यूनिट थी। कैलस की यूनिट सेपल थी, कोरोला की यूनिट पेटल थी। अब एंड्रोसियम की यूनिट क्या होगी? तो एंड्रोसियम की यूनिट होगी स्टेमन। क्या होगी? एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमन। गायनोसियम, गायनोसियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसकी यूनिट होगी कार्पल। तो इस तरीके से एक फ्लावर के फोर होल होते हैं और हर होल की एक यूनिट है। कैलेक्स की यूनिट सेपल थी, कोरोला की यूनिट पेटल थी, गायनोसियम की यूनिट कार्पल थी, एंड्रोसियम की यूनिट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा था जो कि स्टेमन थे। इस तरीके से एक फ्लावर के फोर होल होते हैं और जब किसी फ्लावर में ये सारे होल मौजूद हों तो ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर। कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जिसमें हो सकता है सेपल ना हो या हो सकता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना हो, ऐसे फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर में आ जाएंगे। तो हमें बहुत फ्लावर की वैरायटीज नहीं समझनी है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट में। तो हमने कॉमन चीजें जान ली कि एक फ्लावर में ये होल्स होते हैं। अब हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमें ज़्यादा समझना है,
वो हमें चलना है गाइनोसियम और एंड्रोसियम पे। यानी हम कह सकते हैं कि एक टिपिकल फ्लावर में ये दो होल पाए जाते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। चलिए समझते हैं क्या है एंड्रोसियम और क्या है गाइनोसियम। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर में हम गए, हमने बताया कि एक टिपिकल फ्लावर में दो पार्ट आपको मिलेंगे, एक एंड्रोसियम है, एक क्या है, गाइनोसियम है। एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गाइनोसियम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एंड्रोसियम के पास आ जाएं। अगर हम एंड्रोसियम के पास चले तो देखिए एंड्रोसियम जब मोर देन वन है तो बोल रहे हैं एंड्रोसियम, और एक को हम क्या बोलेंगे, स्टैमेन। और एक स्टैमेन के कितने पार्ट हुए देखिए, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट फिलामेंट, फर्स्ट पार्ट फिलामेंट, सेकेंड पार्ट एंथर। फर्स्ट पार्ट फिलामेंट, सेकेंड पार्ट एंथर। फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर है फिलामेंट, ये है फिलामेंट जी। ये फिलामेंट सपोर्ट दे रहा है कि स्टेमेन किससे जुड़ जाए, ओवरी से जुड़ा रहे। और आप देख रहे हैं कि जो स्वॉलन पार्ट है, ये स्वॉलन पार्ट हमारा होता है एंथर। इसी एंथर के अंदर बनेंगे पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, एंथर की आप देखेंगे क्वालिटी, तो एंथर में देखिए दो लोब दिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं दो लोब, ये इसको बोलते हैं बाई लोब्ड। बाई, तो जो हमारा एंथर है कैसा है, ये बाई लोब्ड एंथर है। कैसा है, बाई लोब्ड एंथर, ठीक है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आपके डायग्राम के साथ लेक्चर की थ्योरी भी रहेगी, तो आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट्स भी आप सही ढंग से बना लेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ अ स्टेमन, आगे चले, फिलामेंट और एंथर था, आपने देख लिया स्टेमन का, एंथर कैसा, फिलामेंट कैसा है और एंथर कैसा है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर हम एंथर को कट करें, ये देखिए आप देखेंगे टू लोब्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं टू लोब्स आपको। अब देखिए इस टू लोब्स में दिख रहा है कि देखिए ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को एक को बोलते हैं थीका, क्या बोलेंगे, थीका। और जब अब देखिए एक लोब में कितने थीका है, दो है ना। ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है उसके एंथर का, कि ये बाई लोब्ड होते हैं और हर एक लोब में दो चैम्बर बने हुए हैं, 1 2 1 2। इस चैम्बर का इसको हम बोल देते हैं डाइथीकस, डाइथीकस। क्या बोला, डाइथीकस। तो क्या बन गया, बाइलोब्ड डाइथीकस। अब देखिए जब इसको हम कट करेंगे तो द एंथर ऑफ अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यही जो पॉलन सैक है ना बेटा, इसी को आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन सैक को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा भाई चलिए ठीक है। अब द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पॉलन सैक। अब इसी माइक्रोस्पोरेंजिया जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो क्या बोल देंगे, पॉलन सैक्स। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ of an anther and are packed within pollen grain. ओके, तो यही जो हमारा है माइक्रोस्पोरेंजिया है। अभी जब इसमें पॉलन ग्रेन्स देखिए बन गए तो ये बन गया क्या, पॉलन सैक। नाम अलग है, स्ट्रक्चर सेम है, कंडीशन बदल गई। अभी खाली है, कोई नहीं है। अभी जब कोई नहीं है तो क्या हो गया, ये हो गया माइक्रो स्पोरेंजिया। जब कोई नहीं था तो माइक्रोस्पोरेंजिया। और जब अंदर पॉलन ग्रेन भर गए, जब अंदर पॉलन ग्रेन भर गए तो इसे हमने क्या बोला, पॉलन सैक। इसी को हमने कह दिया पॉलन सैक। क्लियर। तो द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप पॉलन सैक, दे एक्सटेंड longitudinally lengthwise of the anther and packed with pollen grains. अब माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बोर्ड में पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये देखिए जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक स्लाइड का स्ट्रक्चर है, स्लाइड से निकाला गया स्ट्रक्चर है, तो लिया है मैंने।
आपको 2 थीका इसमें दिख रहा है, 2 थीका इसमें दिख रहा है, यानी डाइथीकस है, बाइलोब है, एक लोब ये है, एक लोब ये है। अब जरा इसके हम जूम करते हैं तो हमें इसके जो आप देख रहे हैं ये पॉलन सैक या पॉलन माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें 4 लेयर होती है, 4 लेयर से सराउंडेड है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 लेयर है, 1 बहुत माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है, ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, 1 2 3 एंड 4 लेयर से सराउंडेड है। फर्स्ट लेयर विल बी एपिडर्मिस, फर्स्ट लेयर हमारी होती है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोडर्मिस एंडोथीसियम सॉरी, एंड थर्ड लेयर मिडिल लेयर, फोर्थ लेयर टेपिटम। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोथीसियम, थर्ड लेयर मिडिल लेयर एंड द फोर्थ टेपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा आपके टेपिटम से, बहुत जाना माना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है टेपिटम से आएगा। चलिए चलते हैं टेपिटम के पास जल्दी। टेपिटम जी, टेपिटम की बात आ गई, द टेपिटम इनर मोस्ट लेयर नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो आईएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ले। यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा आपका, 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ये कि व्हाट इज टेपिटम या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम। तो टेपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहे हैं, खुदक रहे हैं, उनको क्या दे देगा, ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। बाकी साथ के जितने भी आपकी लेयर्स हैं सब सपोर्टिव लेयर्स हैं, सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं पॉलन सैक को, सब के सब क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं पॉलन सैक को कि भाई खराब ना हो पॉलन ग्रेन। In the young anther, each microsporangium has sporogenous tissue. At the center, it consists of compactly arranged homogeneous diploid cells. Sporogenous cells बहुत है, ये नाम याद रख लीजिएगा, sporogenous cells, क्योंकि आगे भी हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहां हम समझेंगे कि आखिर माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं। तो मेरे भाई ये जो बीच में टिश्यू दिख रहा है ना, इसी को बोल रहा है क्या, स्पोरोजीनस टिश्यू। और यहाँ पर माइक्रोस्पोर को बनाने वाली छोटी छोटी सेल्स हैं, उनको हम बोलेंगे स्पोरोजीनस सेल। दैट्स राइट। ओके, आगे हम आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। अभी तक हमने एंथर को समझ लिया, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बेस्ड है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे, और खासकर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लगे रहिए साथ में, बने रहिए वीडियो में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब आ जाइए माइक्रो। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जो आप देख रहे हैं ये पॉलन सैक्स है, पॉलन सैक्स के बीच में जो टिश्यू पाया जाएगा वो है हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होती है बेटा, ये टिश्यूज एक स्पेशल टाइप की सेल्स को बनाते हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स को, और उस सेल्स को हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। जब स्पोरोजीनस सेल्स में साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने लगता है तो सेल का साइज बड़ा हो जाता है। याद रखिएगा, स्पोरोजीनस सेल्स साइज बड़ा हो गया, नाम क्या हो गया, माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल। अब हम पॉलन मदर सेल 11th में आप पढ़ के आए मेयोसिस सेल डिवीजन, कि जब कभी भी मदर सेल में डिवीजन हो और डिवीजन के बाद 4 डॉटर सेल बन रही हो, 4 डॉटर सेल बन रही हो, तो ऐसा डिवीजन मेयोसिस सेल डिवीजन है। और जो बन गया है वो गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं, गैमीट्स। तो ये जो हमारा 2 एंथर, 2 मतलब क्रोमोसोम नंबर भी पूरे हैं, जो सेल बने डॉटर्स में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। यही बेटा क्या हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया। स्पोरोजीनस टिश्यू के स्पोरोजीनस सेल में, यानी पॉलन मदर सेल में डिवीजन होता है मेयोटिक, और बनते क्या है, माइक्रोस्पोर। लेकिन जैसे कि मैंने अलग दिखा दिया, हमारे स्पर्म में ऐसा होता है, ये पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े रहते हैं और इसे हम नाम देते हैं टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। तो हमने इसको क्या नाम दिया, टेट्राड नाम दिया। ओके, The formation of microspore from the pollen mother cell is called microsporogenesis। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस is a process by which the formation of pollen grain will be occurred। तो जब pollen grain बनते हैं तो ये pollen बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ घट रही है घटना, pollen sacs में। तो देखिए पॉलन मदर सेल में डिवीजन हुआ, मेयोसिस 4 टेट्राड हमारे पॉलन ग्रेन के बन गए। और ये कैसे होते हैं नेचर में, हैप्लॉइड। क्योंकि हमेशा देखा गया है जब भी मेयोसिस सेल डिवीजन होगा तो मदर सेल से डॉटर सेल बनेगी, उसमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। पॉलन ग्रेन का अगर हम शेप की बात करें
तो डायग्राम तो बनाने को नहीं आता, बहुत रेयरली आया डायग्राम। इसका जनरली स्फेरिकल शेप होता है, डायमीटर आप देख रहे हैं 25 to 50 mm के आसपास है। माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, बहुत बढ़िया दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है, माइक्रोस्कोप बहुत प्यारा दिखता है। अब जो हमारा पॉलन ग्रेन है, 2 लेयर से मेम्ब्रेन होता है, कवर्ड होता है। आउटर मोस्ट लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन है, और इनर मोस्ट लेयर क्या हमारी इंटाइन है। आउटर मोस्ट एक्साइन और इनर लेयर क्या है इंटाइन है। एक्साइन काफी स्पाइनी होती है, और एक्साइन पे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। क्या क्वेश्चन बनेगा कि एक्साइन के अंदर, मैं दिखाता हूं आपको, जो एक्साइन होती है, एक्साइन में केमिकल मौजूद होता है, उसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन ये केमिकल है जो पाया जा रहा है कहां पर, एक्साइन में। ये केमिकल इसको रेसिस्टेंस पावर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक्साइन में कौन सा केमिकल है जो रेसिस्टेंस पावर दे रहा है। बहुत से लोग उसे वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल कहते हैं, वर्ल्ड का हार्डेस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल है। स्पोरोपोलिन कहां पाया जा रहा है, पॉलन ग्रेन में, इसको बचा रहा है। और जिस जगह पर स्पोरोपोलिन कम होता है, उस जगह पर एक थिन सी लेयर होती है, और उस थिन सी लेयर को हम नाम देते हैं क्या, जर्म पोर। ये देखिए, उस थिन लेयर को नाम देते हैं हम जर्म पोर। ओके, इंटाइन तो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब पॉलन ग्रेन के अंदर 2 आपको दिखाई पड़ेंगी क्या, सेल, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। जो छोटी है जनरेटिव सेल है, जो बड़ी है वेजिटेटिव सेल है। नाम दिया गया है, छोटी सेल है बेचारी जनरेटिव सेल है, बड़ी सेल है वेजिटेटिव सेल है। क्लियर, छोटी सेल जनरेटिव, बड़ी सेल वेजिटेटिव। बेटा सेल की जो आप ये स्टेज देख रहे हैं ना, एक पॉलन ग्रेन में आप देख रहे हैं कि 2 सेल पाई जा रही हैं। इसी को बेटा 2 सेल्ड स्टेज भी कहते हैं। कि पॉलन ग्रेन की 2 सेल्ड स्टेज क्या है, तो पॉलन ग्रेन की 2 सेल्ड स्टेज का मतलब है कि पॉलन ग्रेन में जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का पाया जाना, और ये इनके न्यूक्लियस है दोनों के। और सिंपल सी बात है, इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट होगा। ठीक है, अब वही चीज बताएंगे भाई साहब भी, a matured pollen grain contain 2 cells, vegetative cell, it's bigger, has abundant food, reserve and large irregular shaped nucleus. Abundant food, अच्छा खासा फूड पाया जा रहा है, और large irregular shaped nucleus होता है। irregular shaped nucleus, nucleus कोई regular shape नहीं होता है। जनरेटिव सेल ये खास है क्योंकि वेजिटेटिव सेल को आगे मरना होता है, मर जाएंगे। लेकिन जो हमारा जनरेटिव सेल है ना, ये सेल बनाएगा आगे जाकर के मेल गैमीट्स को, जिससे रिप्रोडक्शन होगा, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा। तो जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अब कह रहा है पॉलन ग्रेन भी बन गए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, पॉलन ग्रेन बने। अब पॉलन ग्रेन के गिरने का बारी आई, तो the said pollen grains have to land on the stigma before they lose viability। कह रहे हैं पॉलन जब गिरे, ध्यान देना यहाँ पर जरा, अब अगर 2 सेल स्टेज थी, यानी पॉलन ग्रेन की पूछेगा 2 सेल स्टेज कौन सी थी, तो जब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल था तो क्या था, 2 सेल स्टेज थी। और जब यही जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल डिवाइड होता है बाद में फिर, और ये फिर 2 मेल गैमीट बना देता है, तो बेटा अब कितने सेल स्टेज आ गई, अब आ गई आपकी 3 सेल स्टेज। इसे बोलते हैं 3 सेल स्टेज। इसके पहले जो है बेटा वो होता है हमारा 2 सेल स्टेज। क्लियर, तो पॉलन ग्रेन दोनों की उसमें गिर सकते हैं, 1 सेल स्टेज में भी गिर सकते हैं और 2 सेल स्टेज में भी गिर सकते हैं। तो वही बता रहा है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरे, then the said pollen grains have to land on the stigma before they lose viability। The viability period of pollen grain is variable। कह रहा है pollen grain स्टिग्मा पे गिरे, अगर उसके पहले उनकी वाइबिलिटी खत्म हो गई, मर गए, तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी जर्मिनेशन या कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हर एक पॉलन ग्रेन की अपनी अलग वाइबिलिटी होती है, कोई 30 मिनट में खत्म हो जाएंगे लाइफ होती है, किसी की सैकड़ों साल का हो। जैसे वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल्स यानी राइस, व्हीट इज 30 मिनट्स। पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसा, इसे मैंने वही पॉइंट लिखे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत आपके। तो वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल्स लाइक राइस, लाइक व्हीट इज 30 मिनट्स।
some members of Leguminaceae, Rosaceae, Solanaceae यानी ब्रिंजल, बैंगन की फैमिली है, प्याज की फैमिली है, have viability for months, महीनों के लिए उनकी viability होती है, pollen grain महीनों तक जिंदा रहेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम बात करते चले तो हमने एक फ्लावर को समझा, एक फ्लावर में मौजूद उसके स्ट्रक्चर को जाना कि भाई फ्लावर के 4 होल हुआ करते थे, कैलेक्स, साथ में बोलिए आप लोग भी अपने प्रैक्टिस करिए, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलेक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल, एंड्रोसियम की यूनिट स्टैमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, और गाइनोसियम की यूनिट क्या थी? कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। कार्पल के बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी। आज हमारा टारगेट लिया किसको? स्टैमेन को ले लिया टारगेट पे, और जब उसको हम टारगेट ले लिया तो हमने स्टैमेन की जांच पड़ताल करी तो पता चला स्टैमेन के 2 पार्ट थे। कौन से? फर्स्ट आउटर मोस्ट जो हमारा स्वॉलन पार्ट था अबव का वो था एंथर, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो था फिलामेंट। फिर हमने कहा चलो यार अब इतना कर लिया है तो एंथर का भी एनाटॉमी देख लो। जब आपने एंथर को देखा तो एंथर का कैरेक्टरिस्टिक क्या था मैंने कि बोर्ड पूछता है बाइलोब्ड डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है, पॉइंट नोट करते चलिएगा, बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर। देन हमने देखा कि एक एंथर को अगर कट करें तो उसमें हमें 4 लेयर्स मिल रही हैं। वेरी गुड, कौन कौन से लेयर? एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर और देन टैपिटम। टैपिटम से क्वेश्चन पूछा, 3 तो प्रोटेक्टिव है, टैपिटम न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इसके बढ़ने के बाद हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को जाना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल कौन होती थी? स्पोरोजीनस सेल। इनमें मेयोटिक डिवीजन होता था और जिससे 4 हैप्लॉइड पॉलन टेट्राड मिलते थे, क्यों? आपस में जुड़े हुए। उस समय सेल में, इनकी सेल में एक पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स पाई जा रही थी, जनरेटिव, वेजिटेटिव। इसे 2 सेल्ड स्टेज बोला। कुछ समय बाद कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि जो जनरेटिव होता है वो 2 मिल में बढ़ गया, तुरंत बढ़ गया, तो वो 3 सेल्ड स्टेज हो गया। तो जब पॉलन ग्रेन गिरते हैं एंथर से निकल के तो वो 2 सेल्ड स्टेज में भी गिर सकते हैं, 3 सेल्ड स्टेज में भी गिर सकते हैं। देन आपने जाना कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, एक्साइन लेयर जहां पर थी, जहां पर स्पोरोपॉलन नामक केमिकल था जो उसको रेसिस्टेंस दे रहा था, पावर, कह रहा है कि ये कई दिन से कई महीनों तक, सालों तक प्लांट को जिंदा रख सकता है, एक बार पॉलन ग्रेन को जिंदा रख सकता है। तो जब हमारा पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हुआ, एंथर रप्चर हुआ, पॉलन ग्रेन बाहर उड़े, और जब पॉलन ग्रेन बाहर उड़े तो कहाँ गिरेंगे? स्टिग्मा पे। तो कह रहे हैं स्टिग्मा पर गिरते ही हो सकता है कि वो जर्मिनेशन ना कर पाए, तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन डैमेज हो सकते हैं। तो कह रहा पॉलन ग्रेन की भी एक लाइफ है। 60% प्लांट्स में या पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट्स की, उनके जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनके पॉलन ग्रेन 30 मिनट तक वाइबिलिटी रखते हैं। लेकिन लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी यानी भाई आलू, बैंगन, कद्दू के अलावा आपका बैंगन जो है, आलू है, इसमें मंथ्स तक होती है। अब देखें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर ले हम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एंड्रोसियम पॉलन ग्रेन्स का? देखिए जैसे मिठाई जैसे लेकर खाने में पॉलन ग्रेन में रिच प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन डाइट होती है, और इसको हम एज अ सिरप, एज अ टेबलेट, परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस को भी दिया था, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये पॉलन ग्रेन की इंपॉर्टेंस है। पॉलन ग्रेन का नुकसान भी होती है कि एलर्जन है, इससे आपको मैचिंग भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और हम इस पॉलन ग्रेन को कई सालों तक रख सकते हैं। मान लो कोई अच्छा प्लांट है, हमें लग रहा है कि वो प्लांट खत्म हो जाएगा, तो हम उसके पॉलन ग्रेन को सालों साल बचा के रख सकते हैं। सालों साल कैसे रखेंगे? उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें लिक्विड नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेना पड़ेगा, -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेना पड़ेगा। दे आर यूज्ड एज पॉलन ग्रेन। तो हम उसमें रख देंगे तो सालों तक बचा रहेगा, कई सालों तक। जैसा कि मैंने बताया कि पार्थेनियम एलर्जिक है, ये ग्रास है, अस्थमा करेंगे, ब्रोंकाइटिस करेंगे। तो बड़ा जितनी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जितने पॉइंट बता डाले मैंने आपको, ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट। अब इतना ही आप पढ़ लें तो बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे अगर आप इतना कर लेते हैं तो। चलिए आज का हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर में ही मिल जाएंगे। और आपको भरोसा मेरी बात करना हो तो आपने आज जो लेक्चर अटेंड किया है, इस लेक्चर के जरा सैंपल पेपर में क्वेश्चन देख लीजिए।
या प्री बोर्ड के क्वेश्चन रखे हो तो जरा पेपर में देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आज ही के एक ही लेक्चर में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर आप फेथ रखिए, आगे बढ़ते रहिए ऐसे हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कंटिन्यूअसली हमारे वीडियोस के लिए, हमारे लेक्चर्स के लिए। स्टेप बाय लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। क्वालिटी आप वीडियो देख करके डिसाइड करिए, देन आगे की कहानी बढ़ेगी। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे नए टॉपिक के साथ।